चलो स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में बायनेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हैं बायनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बायनेंसी का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा। इफ 1/3 ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड, 1/3, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। 1/3 बॉडी का किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर है। तो ये मान लेते हैं इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। बॉडी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, अगर इसकी हाइट कितनी है, h है, तो h में से कितना हाइट सबमर्ज है? h/3। ये h/3 हो गया ना। अब आपसे क्या कह रहा है? डेंसिटी बताइए। क्या बताइए? डेंसिटी बताइए। तो फ्लोटिंग के लिए एक फार्मूला पढ़ाया था, फ्लोटिंग के केस में v सबमर्ज डिवाइड बाय v टोटल बराबर होता है किसके? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ना। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, डेंसिटी किसकी पूछा है? बॉडी की, ये वाली चीज पूछा है। समझ आ रही ना बात? तो कह रहा है 1/3। अच्छा ये बताओ, अगर हाइट 1/3 डूबी हुई है तो वॉल्यूम भी कितना डूबा हुआ है? 1/3 ही ना। तो ये v सबमर्ज है, तो v सबमर्ज की जगह पे क्या हो जाएगा? v डिवाइड बाई 3। अगर टोटल बॉडी का वॉल्यूम कितना है? v है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब अगर यहाँ पे दिया नहीं है, वैसे अगर ये फ्लूइड वाटर होता तो डेंसिटी बॉडी की कितनी हो जाती? 1000/3 हो जाती। समझ आ रही? कर लीजिए इस वेराइटी को। ठीक है। बायनेंसी का एक और कॉन्सेप्ट जो खास करके मेंस में काफ़ी टाइम पूछा गया है लेकिन नीट में नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर नया क्वेश्चन फ्लूइड में आया तो यहाँ से आ सकता है, ठीक। तो चलिए उस टॉपिक को देख लेते हैं। है तो बायनेंसी के ऊपर ही, ठीक। आइस अगर फ्रेश वाटर के अंदर हो, आइस किसके अंदर हो? आइस इन फ्रेश वाटर, ठीक है। मतलब वाटर के अंदर है आइस, ठीक है। तो इस तरह से एक कंटेनर है और इसमें है आइस, ठीक। देखना ध्यान से, इसके अंदर आइस रखा हुआ ऐसे। और एक बात आपको पहले ही बता देता हूं, आइस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आइस की, वो 0.9 होती है। कितना होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी आइस की जो होती है वो 0.9 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये कल बताया था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। और ये भी बताया कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी चीज़ की पता है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी क्या मिल जाती है? डेंसिटी बन जाती है वो। समझ आ रही ना बात? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये किसकी है? किसकी है? आइस की। कितना होती है? तो इससे पता चलता है कि 0.9, ये जो 0.9 है, कल मैंने आपको मतलब बायनेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त ये वाला जब रिलेशन पढ़ा रहा था तो उस वक्त बताया था ये वाली चीज़ जो होती है सिग्मा बॉडी डिवाइड बाई रो, ये जो होता है ना,
सिग्मा बॉडी डिवाइड बाई रो वी सबमर्ज डिवाइड बाई वी टोटल के क्या होता है, बराबर होता है। और ये वाली चीज को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं ना। इससे आइडिया लग जाता है। अगर आप कहें तो 90% किसके अंदर है, पानी के अंदर है, और 10% किधर है, ऊपर होता है। समझ आ रहा? आइस इस तरह से है। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी इसका लेवल कुछ है वाटर का, ठीक है। अगर आइस पूरी मेल्ट कर जाए, आइस क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, तो अगर मेल्ट कर जाएगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आ रही ना बात? क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। और अगर इसकी जगह पे सी वाटर होता तब ना, तो रटना नहीं है, समझना है इसको। देखिएगा क्या होगा। समझ रहे? चलो देखते हैं एक एक करके। मैं थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश आप करिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब आइस आप निकाल करके अलग रख दोगे इससे, कंटेनर से, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, और इसमें से आइस आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे एक ऐसे गड्ढा सा बन जाएगा, है कि नहीं, गड्ढे के जैसा बन जाएगा इसकी जगह पे ना। जितना आइस था, जितना हिस्सा, ऐसा मत सोचिएगा पानी ये भर लेगा, ठीक है। अभी मान के चलते हैं कि गड्ढा बना हुआ है, ठीक। तो ये आइस निकाल करके अलग रख दिया इधर साइड में। समझ आ रही ना बात? अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये आइस कितने का था, 1 kg का। कितने का था? 1 kg का। तो फ्लोटिंग के केस में क्या होता है, नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, तो इधर कितना लगेगा, 10 न्यूटन ना। mg कर दोगे ना, mg, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, तो कितना लगेगा, 10 न्यूटन। अच्छा, जितना नीचे फोर्स लगता है उतना ऊपर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स भी कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। अब बायोंट फोर्स का फार्मूला कल पढ़ाया था। बायोंट फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ देख लीजिएगा। बायोंट फोर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है रो फ्लूइड वॉल्यूम इनटू क्या होता है, जी। और अगर कल की बात याद हो, ये वॉल्यूम जो है दो चीजें बताता है। ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी हो सकता है और वॉल्यूम ऑफ, लेकिन ये किस केस में था, जब पूरी तरह से डूबा हो, जब पूरी तरह से डूबा हो तब बताया था। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे, ये बॉडी का वो वॉल्यूम है जितना क्या है, सबमर्ज है, अंदर डूबा हुआ है। या तो फिर आप कह लीजिए इतना ही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसका वॉल्यूम है। दोनों बातें क्या है, सेम है। यहां तक क्लियर है ना? अब आप देखिएगा यहां पे इसकी वैल्यू कितना है बताइए, 10 ना। और रो की वैल्यू वाटर की कितना होती है, 1000 इंटू वी इंटू जी की वैल्यू कितना होगी, 10। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। v इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 की पावर -3, और क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। आपको पता है ये 10 की पावर -3 मीटर क्यूब ही क्या होता है, 1 लीटर होता है। क्या होता है, 1 लीटर। तो इससे एक बात पता चली, ध्यान से सुनना, ये जो वो वॉल्यूम है यही वाला है ना, जो गड्ढा है, गड्ढे का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1 लीटर। कितना आ रहा है, 1 लीटर। तो गड्ढे का वॉल्यूम 1 लीटर आ रहा है। अच्छा, ये जो आइस थी वो कितने की थी, 1 kg की। तो 1 kg आइस को जब पिघलाओगे ना, 1 kg आइस को, तो ये आइस किसकी बनी हुई है, वाटर की। तो 1 kg आइस को पिघलाओगे तो 1 लीटर ही पानी बनेगा। पानी की खासियत क्या होती है, अगर 2 लीटर है वो लगभग 2 kg के बराबर होता है। समझ आए? तो ऐसे ये पानी की बनी हुई है। तो 1 kg अगर आइस है तो 1 kg आइस को मेल्ट करोगे तो क्या बनेगा, 1 लीटर वाटर। यहाँ पे गड्ढा कितने का है, 1 लीटर का, और ये आइस मेल्ट करा के कितना बना, 1 लीटर। तो इसको भरोगे तो पूरा गड्ढा भर जाएगा ना, फिर लेवल क्या आ जाएगा, सेम। तो अगर पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर आइस है और वो मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने के बाद उसका लेवल चेंज नहीं होगा। पहला आंसर। अगर इसकी जगह पे, फ्रेश वाटर की जगह पे सी होता, क्या होता, सी होता, तो सी की डेंसिटी थोड़ा सा क्या होती है, 1000 से थोड़ा सा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो थोड़ा से अगर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 लीटर से कम।
अच्छा ये वाला वॉल्यूम 1 लीटर से कम होगा, और ये जो आइस आपने मेल्ट कराई है ये कितने के बराबर होगी, ये कितने के बराबर होगी, ये जो 1 kg आइस मेल्ट होने के बाद आएगी ये कितने के बराबर आएगी, 1 लीटर के। और यहाँ पे जगह क्या बन रही है, 1 से कम। तो 1 से कम बनेगी, जब इसको भरोगे तो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आइस किसके अंदर मेल्ट करती है, फ्रेश वाटर के अंदर, तो उसका लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। और अगर आइस किसके अंदर मेल्ट करती है, सी वाटर के अंदर, तो लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपने बायो में या कहीं पे जरूर सुना होगा केमिस्ट्री में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। जब समंदर के ऊपर जो बर्फ जमी होती है, जब वो पिघलती है तो उसका लेवल बढ़ जाता है। समझ आ रहे, ये वही रीजन है जो यहाँ पे है। ठीक है, इसको कर लीजिए और थ्योरेटिकली लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक हो गया। तो आप क्या लिखोगे, अगर आइस किसके अंदर मेल्ट होती है, ये तो समझाने का तरीका था। आइस अगर इसके अंदर मेल्ट होती है फ्रेश वाटर के अंदर, तो वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आइस किसके अंदर मेल्ट होती है, सी वाटर के अंदर, तो लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दो बातें हो गई। अब तीसरा समझिएगा कॉन्सेप्ट, इसको लिख चुके हैं आप। देखो थर्ड, ये कंटेनर है और इसके अंदर फ्रेश वाटर है। ये कैसा वाटर है, फ्रेश वाटर, सी वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर है, बढ़िया। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसको क्या कहते हैं, ये आइस ही था, क्या था, आइस था, और इसके ऊपर कोई मेटल रख देते हैं। अच्छा, मेटल की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये इतना बड़ा मेटल जो है, ये 1 kg का आइस था और ये 1 kg का ये भी है। समझ आ रही ना बात, या जो भी लेना है 1 kg ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा, 1 kg का है। समझ आ रही ना बात। तो ये 1 kg और ये 1 kg। अब देखो ये इसके ऊपर तैर रहा है, अगर इसके ऊपर तैर रहा है तो एक बात हमें समझ आती है, जितना नीचे क्या लगेगा mg, उतना ऊपर क्या लगेगा, बायोंट फोर्स ना। अच्छा ये बताओ mg कितने के बराबर है, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो बायोंट फोर्स भी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन ना। अब बायोंट फोर्स से हम ये निकाल लेते हैं, ये जो गड्ढा बनेगा ना यहाँ पे इस जगह पे, वो कितने का बनेगा, ये जो आइस की वजह से गड्ढा बना है वो कितने का बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा इस गड्ढे का। ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम लगभग ऐसे, इतना बड़ा वॉल्यूम खाली होगा ना, इतना बड़ा वॉल्यूम इसकी जगह पे खाली हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा, बायोंट फोर्स से पता चलेगा। बायोंट फोर्स कितना है, 20 के बराबर। और ये कितने के बराबर होता है, रो किसका, फ्लूइड का ना, कितना है 1000 इंटू वॉल्यूम इंटू कितना जी कितना 10। इस बार वॉल्यूम आप पिछले वाले से आइडिया लगा सकते हैं, कितना आएगा 2 लीटर, कितना आएगा 2 लीटर। अभी भी आइस कितने की है, 1 kg की। इसको सेपरेट रखिए, 1 kg का, 1 kg का आइस है। अब ये बताओ, यहाँ पे जगह तो 2 लीटर की खाली हुई, कितने की, 2 लीटर की। अच्छा ये मेल्ट होके कितना बनाएगा, 1 लीटर। अभी भी कितना जगह खाली है, 1 लीटर खाली है, 1 लीटर क्या है, खाली है। तो अगर आप ये मानते हो ये कोई चीज थी, अगर ये पानी के अंदर भी गिर जाती, इसके अंदर गिर जाती, पानी के अंदर, ये वाली चीज पानी के अंदर भी गिर जाती, तो एक चीज आप बताइए, अगर ये वाली चीज छटक के पानी के अंदर गिर जाती तब भी क्या होता, 1 लीटर वॉल्यूम को भर पाता नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और वॉल्यूम क्या है, कम है। तो ये 1 लीटर को नहीं भर पाएगा, थोड़ा बहुत भर पाएगा, तो अभी भी जगह क्या रह जाएगी, खाली। तो इससे पता चलता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस बार लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस केस में लेवल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना। अगर पूरा आइस मेल्ट भी हो जाए और ये किसके अंदर गिरे, पानी के अंदर गिरे, तब भी क्या होगा, लेवल क्या रहेगा, डाउन ही रहे। अच्छा एक गजब की चीज थोड़ा सा फील करिएगा, मैं आपको बताऊं। ये मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और ये आप हैं,
जब तक आप इनके साथ थे तो आप खूब गड्ढा बना रहे थे, है कि नहीं? और जैसे इनका साथ छूटा, ये जो जगह 1 लीटर की थी ना आपकी वजह से, 1 लीटर किसकी वजह से थी? 1 लीटर किसकी वजह से है? आइस की वजह से। और उनके ऊपर बैठ करके आपने कितना गड्ढा कर दिया? 1 लीटर, 1 लीटर कर दिया ना। इतनी छोटी चीज कितना गड्ढा कर दी? तो उसके कंधे का सहारा बहुत होता है, फिर आप भर भी नहीं पाओगे इसको, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस पे बैठने की वजह से 1 लीटर आपने क्या कर लिया? एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पा रही, इसीलिए लेवल क्या हो रहा है? समझ आ रहे? तो ऐसे ही आप ना डाउन करें, ठीक है? आप भरें इस गड्ढे को। समझ पा रहे हो ना? एक बार मैं फिर इसको समझा दे रहा हूं और क्लियर हो जाए। ये आइस के ऊपर क्या था? कोई मेटल थी, तो इसकी वजह से कितना हो रहा था? 2 लीटर का गैप बन रहा था। कितने का? 2 लीटर का। तो ये आइस मेल्ट होकर के 1 लीटर की भरपाई कर दी। 1 लीटर इसकी वजह से हुआ था, लेकिन इसका वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर नहीं है। तो अगर ये खुद पानी के अंदर गिर भी जाता है तब भी लेवल उतना बढ़ा नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो ना? अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसी से रिलेट करता हुआ। लिख चुके आप? है? हो गया? एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप। मान लेते हैं, देखो 2 केसेस हैं और दोनों का आंसर दीजिएगा आप। इस बार ये आइस नहीं है, ये कोई लकड़ी है या कुछ है, ठीक है, वुड है जो फ्लोट कर रही थी इसके ऊपर ना, ये, ठीक। और इसके ऊपर एक मेटल है, एक मेटल है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। एक पहला केस ये हुआ ना। अब ये क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये इसके अंदर गिर जाता है, ये इसके अंदर गिर जाता है, और ये लकड़ी है, मेल्ट तो होगी नहीं, आइस तो है नहीं, तो ये लकड़ी तैरती रहेगी ना। इनिशियली ऐसा सेटअप था। कुछ देर के बाद क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है, कुछ देर के बाद ये लकड़ी अभी भी क्या कर रही है? तैर रही है। लकड़ी अभी भी तैर रही है, ये ऐसे थी ऐसे ही तैर रही है, और ये जो था मेटल इसके अंदर गिर जाता है, तो लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा? है? फॉल करेगा। ये इसके ऊपर बैठ करके ना कितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था? जितना ये कर रहा था। समझ? अगर दोनों का मास सेम है ना, मान लेते हैं उसी एग्जांपल से आइस वाले जाते हैं, अगर ये 1 kg का था, ये 1 kg का था, तो 1 kg इसने गड्ढा किया था और 1 kg इसने किया था। समझ आ रही ना? तो ये जो किया था ये तो अपनी जगह पे ही है ना। 1 kg किन की वजह से था? इनकी वजह। अगर ये पानी के अंदर गिर जाएंगे तो 1 kg का गड्ढा, मतलब जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा उतना भर नहीं पाएंगे, तो लेवल क्या हो जाएगा? डाउन। लेवल डाउन हो जाएगा। कर ले जाओगे ना? अब देखो इसी को कैसे बना करके पूछते हैं। 1 मिनट सुनना। अगर ये नाव होती, ये वाली चीज क्या होती? नाव होती, और ये पानी होता, नदी होती, तो नदी के ऊपर नाव होती और इसके ऊपर कोई लोहा रखा होता, आयरन की चीज रखी होती ना, और उसको पानी में गिरा दिया जाता, तो लेवल बढ़ता या घटता? यही वाला आंसर। समझ आ रही ना? तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एक क्वेश्चन और इसी पे मैं पूछता हूं। अगर ये मान लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन, अगर ये मान लेते हैं बहुत हल्की चीज होती, कैसी होती? बहुत हल्की चीज होती, जैसे ये है, अगर यहां से ये फोम का बना होता, बहुत हल्का होता, तो ये भी तैरता, इसके अंदर थोड़ी डूबता, ये भी क्या करता? तैरता। तो अगर ऐसा हो जाता कि दोनों तैरते, ये ब्लॉक भी तैरता और ब्लॉक भी तैरता, ये ब्लॉक भी तैरता और ये फोम भी तैरता, ये फोम भी तैरता, ये भी तैरता, अब क्या होगा? वॉल्यूम सेम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। तो सेम लेवल। समझ गए ना? अब इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं बायंसी बेस्ड है, ठीक।
कर लीजिए इसको। चलो बायंसी का एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये मेंस में आता है, ठीक है, और काफी टाइम आया है। ये वाला देखिएगा, ये एक स्प्रिंग थी और इसमें ये वेट लगा हुआ था, ठीक, और एक ये कंटेनर था, इसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है, ये पानी भरा हुआ था। और स्प्रिंग को फिजिक्स में स्प्रिंग वेट भी बोलते हैं। ये कौन सा वेट है? स्प्रिंग वेट ना। अब देखो इधर ये वाली जो चीज है एक वेट पे रखी हुई है, समझ आ रहे? ये पहले वाले वेट होते थे ना, ऐसे रीडिंग पढ़ते थे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0 kg, इधर की तरफ जाएगा, मतलब ठीक है, ऐसे कर ले, थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, गोल कर ले, ठीक, ये ऐसे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg ऐसे पढ़ सकता है ये ना। देखो ध्यान से, ये स्प्रिंग से ब्लॉक लटक रहा है, मान लेते हैं ये 10 kg का है। कितने का है? 10 kg का। और ये वाला जो वेट है ये भी वेट है, ये पानी का वजन कर रहा है, और ये पानी मान लेते हैं 5 kg है। कितना है? 5 kg। अच्छा ये बताओ, अभी इसके अंदर नहीं है ये ब्लॉक, तो इसका स्प्रिंग में वेट कितना दिखेगा? 10 kg दिखेगा। कितना दिखेगा? 10 kg। और ये वाला वेट कितना बताएगा पानी को? 4 kg। ये वाला कितना बताएगा? 4 kg। अब इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया, वो सॉरी 5 kg। ये कितना है? ये कितने kg का है? 10 kg का। तो ये स्प्रिंग वेट है तो कितना बताएगा? 10 kg। और ये पानी दूसरे वेट पे रखा हुआ है, जमीन में कोई वेट रखा हुआ है, और पानी का वजन कितना है? 5 kg। तो ये कितना बताएगा? 5 kg। अभी नॉर्मल कंडीशन। अब इसको उठा करके पानी के अंदर कर देते हैं, तो पानी के अंदर जैसे ही करोगे तो ऊपर की तरफ क्या लगने लगेगा? बायंसी फोर्स। तो ऊपर की तरफ अगर बायंसी फोर्स लगने लगेगा तो इस ब्लॉक को जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो इस पे बायंसी फोर्स लगने लगेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूं, बायंसी फोर्स जो है वो मान लेते हैं 20 न्यूटन के बराबर है। कितने न्यूटन के बराबर? 20 न्यूटन। अच्छा, न्यूटन से केजी में बदल सकते हो ना, न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा? mg ना। तो अगर 20 न्यूटन है तो इसका मतलब m कितना होगा? 2 kg। m कितना होगा? 2 kg। अब आप देखिए, जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो इसका कितना है? 10 kg। कितना? 10 kg। 10 kg मतलब कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन किधर लग रहा है? नीचे। और 20 न्यूटन किधर लग रहा है? ऊपर। तो बचा कितना? 80 न्यूटन। तो इस वेट में कितना बताएगा? ये 10 kg की जगह पे कितना बताएगा? 80 kg। अच्छा ये वाला वेट कितना बताएगा? ये वाला वेट, ये वाला कितना बताएगा? अब देखो वो एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा, मैंने आपको बताया था पेयर में ही फोर्स लगते हैं। तो जैसे ये पानी ने इस पे लगाया है ना बायंसी, तो ये किस पे लगाएगा? पानी पे। तो ये कितना लगाएगा? इसने बायंसी कितना लगाया ब्लॉक पे? 20। तो ये पलट कर पानी पे लगाएगा कितना? 20। अच्छा पानी का ऑलरेडी कितना है? 50। 5 मतलब 50 न्यूटन ना, और 20 कौन लगा देगा? बायंसी। तो टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 70। तो ये रीडिंग कितना बताएगा? 5 से कितना बताएगा? 7 kg। 5 से कितना बताएगा? बचाएगा बार। 5 से कितना बताएगा? 7 kg। और ये 10 से कितना बताएगा? 8 kg। 10 से कितना बताएगा? 8 kg। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पहले कितने का था? 10 kg का, स्प्रिंग बैलेंस से लगा हुआ था, और ये पानी कितने का था? 5 kg का। तो जब ये 10 kg का ब्लॉक इस स्प्रिंग से लटकेगा तो स्प्रिंग वेट कितना बताएगा? 10 kg। और ये पानी इस पे रखा हुआ है इस वेट पे, तो कितने का है? 5 kg का। ठीक। अब इसके बाद इसको सेटअप को कहाँ पे डाल दिया? पानी के अंदर। पानी के अंदर जब डालोगे तो इस पे क्या लगेगा? बायंट फोर्स। और उस बायंट फोर्स की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन। तो इस 10 kg की वजह से mg किधर लग रहा था? नीचे। कितना लग रहा था? 100 न्यूटन। और 20 किधर लग गया? ऊपर। तो कितना बचा? 80 न्यूटन। तो इसका जो
लग रहा है इस पे स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स, वो कितने का लग रहा है? 80 न्यूटन। इसको मास में बदल लोगे तो कितना आएगा? 8 kg। तो 10 के बजाय ये कितना बताएगा? 8 kg बता। अब मैंने आपको बताया कि पानी ने बायोंट फोर्स किधर लगाया? ब्लॉक पे ऊपर, तो ब्लॉक भी इस पे क्या लगाएगा? बायोंट फोर्स। किधर? अपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये पहले से कितना बता रहा था? 50, और 20 किसने लगा दिया पलट कर इस पे? ब्लॉक ने। तो टोटल कितना हो गया? 70 ना। तो 70 न्यूटन हो गया। इसको मास में बदल लो तो क्या हो जाएगा? केजी। तो 5 के बजाय ये कितना बताएगा? 7 kg। हो गया ना? चलो ये वाला बताओ। अभी आज भी बोला हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट नहीं होती, डायमेंशनलेस, ये बात सही है। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी बात क्या है? सही है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। अब हेडिंग डालो, डायनामिक्स। स्टैटिक्स हो गई, अब क्या देखेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स। उसके अंदर पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, ये किसके अंदर का टॉपिक है? डायनामिक्स के अंदर। उसके अंदर पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सुन लीजिए 1 मिनट, फिर उसके बाद लिखिएगा। सबसे पहले मैं इस पे लिखा हुआ सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन पहले बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेडी फ्लो क्या होता है। क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल हो? जब फ्लो कैसा हो? स्टेडी हो। तो स्टेडी फ्लो कब होता है? जब आपने देखा होगा, अगर टैप ओपन करो तो टैप को अगर स्लो ओपन करते हो तो एकदम स्मूथ पानी आता है, अगर बहुत स्लो होती है। और जब आप ज़्यादा खोल देते हो तो ऐसे रफ टाइप पानी आता है ना। तो जो रफ टाइप पानी आता है वो स्टेडी नहीं होता। समझ आ? स्टेडी किस तरह का होता है? जो कैसा आता है? जो कैसा आता है? एकदम उस कंडीशन में आता है। स्लो जब होता है तो एकदम ऐसा सीधा सा दिखता है कि नहीं? स्मूथ दिखता है। समझ आ रहे? तो वहां पे स्टेडी स्टेट होता है। हालांकि स्टेडी स्टेट की मीनिंग ये होती है, जैसे मान लेते हैं फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है ना। तो यहां से यहां फ्लो होते हुए अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड की। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो इसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। अच्छा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। हाँ, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। समझ आ रहे हो? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़िए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो उस फ्लो को क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो बोलते हैं। समझ आई बात? क्या पोजीशन के साथ चेंज कर रही है? समझ आ रही ना? टाइम के साथ ना चेंज करे उसे स्टेडी फ्लो बोलते हैं। इसका मैं फायदा बताऊं, थोड़ा सा हीट से ज्यादा फील आ जाएगा ये बात। ठीक है, फ्लूइड में थोड़ा कम आती है। जैसे मान लेते हैं एक जगह से हीट, ये कोई रॉड थी, इधर हीट, इधर क्या थी? हीट थी, हाई टेम्परेचर था, और इधर कैसा था? लो टेम्परेचर। इधर टेम्परेचर लो है और इधर कैसा है? हाई टेम्परेचर। हीट कहां से कहां जाएगी? हाई टू लो जाएगी। अब देखिएगा क्या होगा। यहां पे मान लेते हैं स्टडी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? स्टडी का मतलब होता है हर पॉइंट पे, अच्छा फ्लूइड में वेलोसिटी है प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर। तो हर पॉइंट पे टेम्परेचर, मान लेते हैं यहां पे हायर वाला 50 है और यहां पे कितना है? 25 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 49। यहां पे कितना हो जाएगा? 48। और यहां पे कितना हो जाएगा? 47। ऐसे क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जा। तो हर लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन हर लेयर का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं?
स्टेडी फ्लो। अब आपने पढ़ रखा है कि हीट हायर टेम्परेचर से किधर जाती है, लोअर अगर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब अपने अंदर हीट नहीं रख रहा है। अगर अपने अंदर हीट नहीं रख रहा है तो जो भी हीट इन हो रही है वो क्या हो रही है, आउट हो रही। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी कौन है, वेलोसिटी है। अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जो भी फ्लूइड इन करेगा वो क्या होगा, आउट जरूर करेगा। इस फ्लो को क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। तो समझ आया, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी का ना चेंज होना क्या कहलाता है, स्टेडी फ्लो। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। क्लियर रहेगा, स्टेडी फ्लो समझ आया है? हाँ हाँ, टाइम के साथ मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये इसी इसी फायदे को एज्यूम करने के लिए कि जो भी हीट इन होगी वही वो क्या होगी, आउट होगी। नहीं तो कुछ इसके अंदर स्टोर रह जाएगी ना, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा, तो हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए समझ नहीं पा रहे हो, जैसे यहां पे टेम्परेचर जैसे 49 है, क्या है 49, अगर ये चेंज हो जाएगा, जैसे 40 मान लो, और यहां पे कितना है 50 है, अगर ये चेंज हो जाएगा तब तो किसकी वजह से हुआ, कुछ हीट रखा ना, तो हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम कह पा रहे हैं जो इन होगा वो, फिर ये चीज में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए समझ आ रही ना। चलो यहां तक हो जाने के बाद अब देखो, इसको लिख लीजिए, ये वाली लाइन लिखिए, मैं यहां पे लिखा देता हूं स्टेडी फ्लो के बारे में। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा, अभी ये वाली लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने स्टेडी फ्लो बताया, ठीक है। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद स्टेडी फ्लो में लिखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी at a point, at a point do not change with respect to time, do not change with respect to time। वेलोसिटी अगर फ्लूइड की टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। अब देखिए स्ट्रीम लाइन किसे बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन समझिएगा किसे कहते हैं। अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो होते हुए जो पाथ फ्लूइड फॉलो करेगा, अब फ्लूइड क्या है, जैसे मान लेते हैं यहां पे एक पाइप है और यहां पे छोटा एंड है, इस तरह से ये पाइप है, तो फ्लूइड इधर से इन करेगा ना, और इधर से क्या करेगा, आउट करेगा। यहां पे जानते हैं, अगर मैं एज्यूम करूं ये फ्लूइड के क्या है, बताइए, ये फ्लूइड के क्या है, पार्टिकल्स हैं ना। तो फ्लूइड का पार्टिकल जो रास्ता फॉलो करेगा, जो रास्ता फॉलो करेगा, कब, जब फ्लो कैसा हो, स्टेडी हो, उस वक्त जो रास्ता फ्लूइड का पार्टिकल फॉलो करेगा उस रास्ते को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। उस रास्ते को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। और स्ट्रीम लाइन की एक खासियत और होती है। अच्छा, ये रास्ता किसने फॉलो किया है, फ्लूइड पार्टिकल ने। तो जब यहां पे होगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, जब यहां पे होगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, जब यहां पे होगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो स्ट्रीम लाइन हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है, स्ट्रीम लाइन हमें इसकी इंफॉर्मेशन देती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है। समझ आए, यहां पे इधर है पार्टिकल की वेलोसिटी, यहां पे इधर है, यहां पे इधर है, तो डायरेक्शन में मदद करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिएगा, एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था, समझ आ रहे, एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रॉस करने लगी तो वो स्टेडी फ्लो नहीं रह जाएगा। स्टेडी फ्लो से कौन है, स्ट्रीम लाइन है, स्टेडी फ्लो से कौन है, स्ट्रीम लाइन।
अगर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस करने लगी तो उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कब होता है? जैसे मान लेते हैं यहां से पानी बह रहा था, पानी बह रहा था ऐसे आराम से सीधा सीधा, रास्ते में एक कोई रुकावट लगा दीजिए तो पानी ऐसे भंवर जैसा बनने लगेगा, है कि नहीं? ऐसे बनने लगेगा, भंवर जैसी बनेगी ना। कोई चीज रुकावट रास्ते में लगा दो तो इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमने लगे, तो उस गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। तो इससे पता चलता है हमारे पास दो फ्लो होता है, एक लैमिनर होता है और दूसरा टर्बुलेंट होता है। लैमिनर जो ताश के पत्ते की तरीके से स्लाइड करे, एक लेयर दूसरे लेयर पे कैसे स्लाइड करे? जैसे ताश का, ताश समझते हो ना, कार्ड प्लेइंग ताश के पत्ते की तरीके से जो स्लाइड करता है वो कैसा कहलाता है? लैमिनर। और जो आपने नदियों में या कहीं आसपास देखा होगा भंवर जैसा नाले के अंदर जो बनता है ऐसे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो स्टेडी फ्लो होता है वो लैमिनर फ्लो होता है। वो कैसा होता है? लैमिनर फ्लो। तो लैमिनर फ्लो में क्या होता है? ताश के पत्ते की तरीके से एक लेयर पे दूसरी लेयर कैसी है? स्लाइड करती है। क्या करती है? स्लाइड। तो एक लेयर पे दूसरी लेयर अगर स्लाइड करती है तो इनका मिक्सिंग पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। समझ गए ना? देखो यहां पे लिखा हुआ है नो टू स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी लाइन लिखी हुई है, द टेंजेंट ऑफ स्ट्रीम लाइन कर्व एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये क्या बताता है? टेंजेंट, डायरेक्शन बताता है किसका? फ्लूइड की, फ्लूइड फ्लो की, ठीक है, वो फ्लूइड के पार्टिकल की। यहां तक क्लियर है? इस लाइन को लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं आगे। हो गया? चलो आगे देखते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन समझते हैं क्या होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो से क्या जुड़ा हुआ है? स्ट्रीम लाइन। किसके लिए? स्ट्रीम लाइन। अब देखिएगा, एक ट्यूब लीजिए इस तरह से, ठीक, यहां से इधर से फ्लूइड क्या हो रहा है? अच्छा, स्टेडी फ्लो मानने से एक चीज हमें पता चल गई। वो क्या पता चल गई? क्या पता चल रही है? जितना मास ऑफ फ्लूइड इन होगा ना, मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? इन होगा, उतना मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? मास ऑफ फ्लूइड आउट होगा। मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा? आउट होगा। समझ आ रही ना बात? यही स्टेडी स्टेट मानने का फायदा है, जितना इन करेगा उतना आउट करेगा, कोई अंदर लॉस नहीं होगा। समझ आ रही ना बात? तो जितना इन करेगा उतना आउट होगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहां पे ऐसे भी तो कह सकते हो, जितना मास के बजाय जितना वॉल्यूम इन होगा उतना वॉल्यूम आउट होगा। मास अगर कंजर्व है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कंजर्व है। तो यहां पे जो लाइन लिखी हुई है ना, यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास और वॉल्यूम। समझ आ रही ना? मास और वॉल्यूम, ठीक है। ये लाइन समझ आई आपको? चलो यहां तक हो जाने के बाद अब आ जाते हैं इस वाले पे। देखो, अब जितना वॉल्यूम इन होगा, वॉल्यूम इन होगा, उतना वॉल्यूम क्या होगा? आउट होगा ना। तो वॉल्यूम इन बराबर वॉल्यूम आउट। लेकिन वॉल्यूम पर सेकंड जितना इन होगा, भाई टाइम की लिमिट होनी चाहिए ना। एक सेकंड में जितना इन होगा, एक सेकंड में उतना वॉल्यूम आउट होगा ना। अब पता चला इधर से एक सेकंड में इन, उधर से 5 सेकंड में आउट, थोड़ी बराबर होगा। एक सेकंड में जितना इधर से इन होगा उतना ही एक सेकंड में इधर से क्या होगा? आउट होगा। तो वॉल्यूम इन पर सेकंड ना बराबर होगा वॉल्यूम आउट पर सेकंड ना। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर रहेगा ना? वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो सॉल्व करते वक्त क्या आएगा, इसका जो इन वाला है a1 v1 आएगा, और इधर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे a2 v2 आएगा ना। ध्यान से सुनना, इधर वाला एरिया क्या है, मान लेते हैं 10 है और वेलोसिटी कितनी है, 2 है ना, तो कितना आया, 20 आया। इधर से मान लेते हैं एरिया कितना है, 5 है, तो वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, 4। लेकिन ये जो रेट है ना वॉल्यूम इन और वॉल्यूम आउट का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आए, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या कर लेगा, कम कर लेगा, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या कर लेगा, ज्यादा कर लेगा। इस तरह से वो अपनी भरपाई कर लेगा। तो जितना फ्लूइड इन होगा उतना फ्लूइड आउट होगा हर सेकंड। अब रही बात, ये वाली चीज क्या थी, थोड़ा सा बताइए, यूनिट से चेक कर लेते हैं। ये क्या चीज है, वॉल्यूम, और ये क्या है, टाइम। तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड है। अब इसकी भी यूनिट चेक कर लीजिए, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वही आ रही कि नहीं, समझ आ रही ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक, एक मिनट, एरिया इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्या बोलते हैं, तो जितने रेट से वॉल्यूम, अच्छा मैं कई दफा बता चुका हूं, कोई भी चीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। तो ये क्या चीज है, वॉल्यूम, और डिवाइड बाई टाइम क्या कहले, वॉल्यूम रेट। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इन होगा उतना क्या होगा, आउट होगा। क्लियर रहेगा ना। और ये कितने के बराबर होगा, a1 v1 बराबर होगा किसके, a2 v2 के। इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहां से देखिएगा, आप ऐसे जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं ना, एवी कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर, कांस्टेंट होता है। ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, पूरे रास्ते चेंज नहीं होगा। अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा, ऐसे करके मैनेज करेगा, लेकिन रेट क्या होगा, लगातार सेम रहेगा। समझ आए। अब देखिए, यही लाइन मैंने नीचे लिखी थी, इस लाइन का भी मतलब आपको पता हो गया। एवी क्या होता है, हमेशा एरिया इंटू वेलोसिटी, कांस्टेंट होता है। इसे वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं या फ्लो रेट भी बोलते हैं। यही तो है कंटिन्यूटी। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा ना। अब इस चीज को देख लो, है ये हम फ्लूइड जो है, एक चीज और मैं बताऊं, यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है ना, ये इनकंप्रेसिबल के लिए होती है। इसके लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है ये भी समझ लीजिए, एक मिनट फिर लिखिए। इनकंप्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना हो पूरे रास्ते। जिसकी डेंसिटी पूरे रास्ते क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अच्छा ये बताओ, यहां पे वाटर की डेंसिटी जो थी वही डेंसिटी यहां पे है। अच्छा ईमानदारी से बताना, इतने की यूनिट क्या है, थोड़ा सा बताइएगा, ध्यान से सुनना। मैंने बताया था ना, ये किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। देखिएगा क्यों नहीं किया वो चीज। ये वाली चीज क्या है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट है ना। अच्छा अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, डेंसिटी तो सेम रहने जा रही, कट जाएगी। अगर डेंसिटी होती तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती, केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मीटर क्यूब क्या हो जाता, कैंसिल, केजी पर सेकेंड। तो इसका मतलब डेंसिटी लगी हुई है दोनों तरफ। अगर लगी हुई मान लेते हैं तो ये क्या हो रहा है, केजी पर सेकेंड। जितना मास इन होगा उतना मास आउट होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कंजर्वेशन ऑफ मास भी है और कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी। डेंसिटी सेम होने की वजह से हम लगा नहीं रहे। तो कंटिन्यूटी किसके लिए, इनकंप्रेसिव। ठीक है, एक मिनट सुन लो, मैं आपको बताऊं, इसको भी मैं फील के लिए बता देता हूं। गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस। अभी एक काम करो, एक मिनट सुनना मेरी बात। आपने बचपने में साइकिल में जब हवा निकली होगी तो इस पंप को आप दबाते रहे होगे, है कि नहीं। तो ये गैस होती थी ना, यहां से निकलती थी, समझा, तो आराम से दबता था। अगर इसमें पानी होता ना तो दबा ही नहीं पाते,
क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसी पे टंगे रह जाते हैं आप, है कि नहीं। और ये गैस होने की वजह से क्या होता है, दब जाता है। तो गैस कैसी होती है, कंप्रेसिबल, और लिक्विड्स मोस्टली कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, लिख दिया ना इनकम्प्रेसिबल। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज स्टेडली थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप विच हैज रेडियस, पहली कितना है 2r, इसकी रेडियस कितना है 2r, और फिर उसके बाद एट ए पॉइंट ए एंड रेडियस r एट पॉइंट b, ये पॉइंट कौन सा हो गया b, और इसकी रेडियस कितनी है r, ये हो गई आपकी पाइप ना, ये 2r और ये कितने की r की, along the flow direction if the velocity at point A is v, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है v है, तो आप बताइए वेलोसिटी b पे कितना होगी, b पे। तो आपको पता है a1 v1 बराबर होता है किसके, a2 v2 के ना। यहां पे वेलोसिटी कितना बोला है, यहां पे वेलोसिटी कितना बोला है v, कितना बोला है v। अच्छा एरिया कैसा, क्रॉस सेक्शनल कितने के बराबर होगा, पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितना है 2r, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर ना, इक्वल टू यहां पे एरिया कितने के बराबर हो, पाई r स्क्वायर, और वेलोसिटी v2 पूछा है, निकाल ले जाओगे कितना आएगा, हाँ सही है 4 टाइम्स आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, एकदम आसान सा क्वेश्चन। हो गया। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं देता हूं आपको यहीं पे, अलग पेज पे नहीं, ये इसका एक ही लाइन का सॉल्यूशन भी है। इसका एरिया कितना है ए, आगे एक पाइप है, इसका एरिया कितना है ए ही है, और इसका एरिया जो है वो कितने के बराबर है 1.5 ए के बराबर, 1.5 है। यहाँ पे एरिया ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1.5 है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे ये वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो कंटिन्यूटी से क्या होता है, जितना फ्लो रेट इन होगा उतना क्या होगा आउट। तो इसको क्या मान लो a1 और इसको क्या मान लो v1 बराबर होगा, इसको मान लो a2 v2 ना, तो क्या हो जाएगा a2 v2 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा a3 v3, a3 v3। नहीं समझ आया, जितना इन होगा उतना 2 में टूटेगा, तो a1 v1 बराबर होगा a2 v2 प्लस a3 v3। a1 कितने के बराबर है a, और v1 कितने के बराबर 3, तो 3a। a2 कितने के बराबर है a, और ये v2 कितने के बराबर 1.5 प्लस a3 कितने के बराबर 1.5 a, और क्या बच रहा है, इसके वेलोसिटी कितने के बराबर v3 v के बराबर। अच्छा इसको इधर लेके आओ, तो 3a में से 1.5a जाएगा तो कितना बचेगा 1.5a इज इक्वल टू कितना 1.5a v, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। बस आंसर हो। देखो अब हो गया ना, इस वाले क्वेश्चन को देखो, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस r ना, ये बाल बनाने वाले स्प्रे यूज करते हैं, स्प्रे पंप है और उसकी रेडियस कितना है r, वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल्स। देखो स्प्रे जो होता है ना, इधर ऐसे उसकी मुंडी ऐसे इस तरह से होती है ना,
इधर की तरफ, तो ये एक होल होता है, ठीक है। इसके सामने क्या लगा होता है, कई होल्स होते हैं ना। इधर से कहां से आ रहा है पानी, एक होल से। कहां से आ रहा है, एक होल से। फिर आगे उसके फेस की तरफ कई होल्स बने होते हैं ना, तो इसकी जूम पिक्चर बना देता हूं। ऐसे कई छोटे छोटे होल्स होंगे ना। अच्छा, पानी किससे आ रहा होगा, एक पाइप से आ रहा होगा ना, पतली सी, यहां पे एक पाइप लगी होती है ना, वही तो पानी नीचे से खींचती है। समझ आ रही है ना बात। तो पानी नीचे से खींचती है, तो यहां से एक पाइप से ये पानी आ रहा है, तो उसकी कुछ डायामीटर होगी, और ये क्या है, होल्स है। तो आपको समझ आया, ध्यान से देखिएगा। ये वाला इन वाला एरिया है, और ये वाला कौन सा है, आउट वाला। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले इन वाले पे लिखते हैं, इन वाले पे A1 V1 लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी होगा। तो एक बात मुझे बताइएगा, इसकी रेडियस कितनी है, इस पर रेडियस कितनी है, R है। तो अगर R है तो एरिया कितना हो जाएगा बताइए, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया एरिया, इनटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, वेलोसिटी कितना है ट्यूब के अंदर, v है। समझ आए, कितना है, v है। अब एक साइड इन वाला हो गया, और इधर से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आउट वाले में क्या होगा, एक का एरिया कितने के बराबर होगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये एक का एरिया है। ऐसे कितने एरिया हैं, n है, तो n से क्या कर दोगे, ये अब जाके टोटल एरिया हुआ। एरिया इंटू क्या कहलाता है, वेलोसिटी। इसको क्या लिख लो, v डैश ना। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, इजेक्शन स्पीड पूछ रहा है। इजेक्शन स्पीड मतलब v डैश, तो आप निकाल सकते हो, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर v डिवाइड बाई r स्क्वायर n। कौन सा सही है, हाँ ठीक है। बस एकदम कंटिन्यूटी पे ही बेस्ड है। हो गया ना, चलो अगला देखो, लिख चुके। इसको आप घर से कर लीजिए होमवर्क के लिए, ठीक। रख लोगे, कर लेना, हाँ। बस गलती आपसे जानते हैं क्या होगी, यहां पे डायामीटर देगी, रेडियस लेके मत करना, डायामीटर लेके करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने करा दिया कि अगर आपसे गलती होनी हो तो यहीं पे हो जाए, ठीक है, एग्जाम में ना हो, ठीक। चलो बस होमवर्क दिया, हो गया कि नहीं, ये तो नहीं करने लगे। अब हम पढ़ेंगे कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन। चलो यहां तक क्लियर है ना, कंटिन्यूटी क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बर्नौली इक्वेशन की, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बर्नौली इक्वेशन किस चीज के लिए है, मतलब कब कब अप्लीकेबल है। तो पहली चीज, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। और स्टेडी फ्लो का मतलब भी बता चुका हूं मैं, समझ आ रही ना बात, कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज ना करे, ये स्मूथ फ्लो होता है। क्या होता है, स्मूथ फ्लो। एक पॉइंट और यहां पे जोड़ लीजिएगा, लैमिनर फ्लो। कैसा, लैमिनर फ्लो के लिए अप्लीकेबल है। जब फ्लो कैसा हो, लैमिनर। लैमिनर मतलब क्या है, जैसे ताश का पत्ता होता है, बताया ना, ताश के पत्ते के जैसा एक दूसरे पे क्या करना, स्लाइड करना। अगर मिक्स टाइप का भंवर जैसा, जैसे आपने नदी वदी में देखा होगा भंवर बनती है, तो वो कैसा है, टर्बुलेंट है। समझ आ रहा है। तो लैमिनर फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन है, और किसके लिए, स्टेडी फ्लो के लिए, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ये तो बता चुका हूं, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। डेंसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। लास्ट पॉइंट जो है, फ्लूइड विथ जीरो विस्कोसिटी ना।
ऐसे फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है जिसमें विस्कोसिटी क्या होती हो, जीरो होती हो। ठीक है, विस्कोसिटी के बारे में कल की क्लास पूरी है, विस्कोसिटी के बारे में हमें समझना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं विस्कोसिटी होती क्या है। दो फ्लूइड की लेयर हो, किसकी लेयर हो, फ्लूइड की लेयर। अगर ये वाली लेयर आगे जाना चाहती है तो ये लेयर इसको रोकना चाहेगी। इसी रेजिस्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो ऐसे फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन है जिसमें विस्कोसिटी क्या हो, विस्कस फोर्स क्या हो, जीरो, और विस्कस फोर्स जीरो तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन विस्कस। इसको क्या बोल सकते हो, आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर विस्कोसिटी क्या हो, जीरो। विस्कोसिटी तो होगी ही थोड़ा बहुत, तो ये कैसा कहलाता है, आइडियल फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडियल फ्लूइड। हालांकि ये एनसीईआरटी के वर्ड है, और भी चीजें हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वही हमारे लिए क्या है, सही है। समझ आ रही ना बात। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। इन 4 कंडीशन में बर्नौली इक्वेशन क्या है, अप्लीकेबल है। समझ है। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बर्नौली इक्वेशन किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अच्छा, कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड थी, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्लियर रहेगा ना। अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है, अगर बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है तो एक चीज आप समझिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जो बर्नौली इक्वेशन है किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपने इससे पहले एनर्जी पढ़ी है दो तरह की। एक ये वाली एनर्जी आप बहुत अच्छे से जानते हो, कौन सी है ये, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। अच्छा, ये कौन सी है, mg h, पोटेंशियल एनर्जी ना। ये दो तरह की एनर्जी हो गई। ठीक है, अब एक और एनर्जी होती है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, पीवी। अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया फिजिक्स वाली, केमिस्ट्री वाले में पढ़े होगे, पीवी, वर्क जिसको बोलते हैं। वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है। समझ आ रही। तो ये 3 तरह की एनर्जी का कॉम्बिनेशन। अच्छा, एनर्जी पूरे रास्ते क्या रहती है, कंजर्व रहती है, तो इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, ये क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी है, ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी है, ये कौन सी है, फ्लो एनर्जी। ये कौन सी है, फ्लो एनर्जी। थोड़ा सा फील मैं देता हूं इस वाले एनर्जी का, इसका तो आपके पास है फील, इस वाले के बारे में कम होता है ना। आपने केमिस्ट्री में एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी है कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। तो ऐसे फ्लो स्टार्ट करने के लिए फ्लूइड का फ्लो एनर्जी की जरूरत होती है। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बर्नौली इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं अलग कलर पेन से लिखूंगा। अगर इसी इक्वेशन को तीनों को यहां पे लिखूं, पीवी प्लस हाफ mv² प्लस mgh बराबर क्या है, कांस्टेंट। ये जो हमें रटी होती है वो ये वाली रटी होती है। ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ mg से डिवाइड कर दो, इधर mg से डिवाइड कर दो और इधर भी mg से क्या कर दो, डिवाइड कर दो ना। mg से डिवाइड कर, mg से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये कांस्टेंट था और mg भी क्या है, कांस्टेंट, तो रह क्या जाएगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा ना, रहेगा क्या, कांस्टेंट। अच्छा, mg डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, h, क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड होगा तो m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा, v² अपॉन 2g। अच्छा, ये क्या आ जाएगा, अच्छा वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, P तो ऊपर है, वॉल्यूम को नीचे ले आओ मास के, तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या कहलाएगा, डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी। ये भी बर्नौली इक्वेशन है, ये भी कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन। अब एक चीज बताइएगा मुझे, थोड़ा सा यहां से देखना ध्यान से, ये वाली चीज क्या है, हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। हाइट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
हेड बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या है? हेड है। तो ये भी क्या होगा? हेड ही होगा। और ये भी क्या होगा? हेड ही होगा। हेड कहीं ना कहीं हाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाइट से। तो ये हाइट किसकी वजह से है बताइए? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ये हाइट किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ये हाइट किसकी वजह से? फ्लो एनर्जी की वजह से। थोड़ा सा फील करिएगा, मैं आपको समझाता हूं ये हाइट का मतलब क्या है। जैसे एक वेलोसिटी से बहता हुआ पानी आ रहा है, वेलोसिटी से बहता हुआ पानी आ रहा है। अब सामने एक रुकावट है। क्या है? रुकावट। अब ये जब पानी आएगा वेलोसिटी से, तो जब टकराने के बाद ये क्या गेन करेगा? हाइट। हाइट गेन करेगा ना। तो वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो सकती है? हाइट में। वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो सकती है? हाइट में। समझ रहे हो ना? तो वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो सकती है? हाइट में। और ये आपने उसमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, किसके अंदर? डायमेंशन में, कि अगर ये हाइट है तो ये भी क्या होगी? हाइट। ये भी क्या होगी? हाइट। मतलब प्रेशर भी क्या बना सकता है? हाइट में कन्वर्ट कर सकता है। प्रेशर क्या बना सकता है? हाइट बना। वेलोसिटी भी क्या बना सकती है? हाइट बना सकती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बनाती है? हाइट बनाती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हाइट, और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से हाइट, और ये फ्लो एनर्जी की वजह से हाइट। तो ये डायनामिक्स का है वर्ड, तो इसलिए हाइट की जगह पे क्या बोलते हैं? हेड। तो ये किसकी वजह से हेड है? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हेड। अच्छा, ये वाला किसकी वजह से है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की वजह। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी हेड। इसे क्या बोलोगे? वेलोसिटी हेड। और इसे क्या बोलोगे? प्रेशर हेड। क्या बोलोगे? प्रेशर हेड। यहां तक क्लियर है ना? तो ये बर्नौली की एक इक्वेशन बन गई। समझ आई बात? एक मिनट, हाँ कर लो। यहां तक क्लियर है ना? ये कौन सा हो गया? बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली ये एनर्जी से बनी, आपने कुछ नहीं किया, इस एनर्जी की इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? mg से। अब ये वाली जो बर्नौली इक्वेशन है, इसको एक बार लिखिए। P डिवाइड बाई क्या है? P डिवाइड बाई रो जी प्लस क्या है? v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को रोजी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। रोजी से मल्टीप्लाई करो। रोजी यहां भी कितने से? रोजी यहां भी कितने से? रोजी। और यहां भी कितने से? रोजी। अच्छा, ये वाली चीज क्या है? रो डेंसिटी है ना, कांस्टेंट। जी भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, ये बताओ कितना हो जाएगा? रो जी एच हो जाएगा ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। रो वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2g। और ये कितना हो जाएगा? जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो जी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? p। ये भी बर्नौली इक्वेशन, यही वाली आप पढ़े होंगे, रटे होंगे ना। समझ आ रहे ना? अब देखो, इसमें एक बात बताओ, ये वाली चीज क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। तो अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या है? प्रेशर। और ये भी क्या है? प्रेशर। क्योंकि प्रेशर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट वही चीज हो सकती है जो क्या हो? प्रेशर हो। अच्छा, ये प्रेशर किसकी वजह से? वेलोसिटी की। और ये प्रेशर किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी की। समझ आए? और ये वाला कौन सा? फ्लो एनर्जी की वजह से प्रेशर। समझ गए ना? क्लियर रहेगा ना? तो ये दो तरह की बर्नौली है। एक ये वाला आपको रटा होना चाहिए, और एक ये वाला। अगर दोनों रटा रहेगा, दोनों रटा रहेगा तो फायदा क्या है? कभी इससे जल्दी आंसर आ जाता है, कभी उससे जल्दी आ जाता है। समझ आ रहे हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? एक बार फिर ये याद रखना वर्ड, ये वेलोसिटी हेड है और ये प्रेशर हेड है। क्लियर है? और इसमें इस वाली इक्वेशन में सबके सब क्या है? प्रेशर। कर लिए?
थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बता, कैसे यूज करते हैं कर लीजिए, तब मैं समझाता। हो गया, चलो अगली चीज देखो। देखो कैसे, ये मान लेते हैं एक पाइप है ना, यहां पे हाइट h1 है और यहां पे हाइट h2 ना। बर्नौली इक्वेशन कोई एक पकड़िए, कोई रुक जाओ, बर्नौली इक्वेशन वो वाली पकड़ते, P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H1 हो जाएगा। ये H की जगह पे क्या हो जाएगा, H1 ना। जब इस पे लगाओगे, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये कौन सा है, सेकंड पॉइंट, तो P1 की जगह पे क्या हो जाएगा, P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H2। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि यही तो समझाया है। ये क्या चीज है टोटल, ये क्या चीज है, एनर्जी इन, इधर क्या है एनर्जी आउट, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ आया। अब एक गजब की चीज देखो, एक मिनट सुनना, ये अगली बात। अच्छा यहां पे एरिया क्या है, ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या होगा, कम। वेलोसिटी कम है ना, तो वेलोसिटी हेड क्या होगा, वेलोसिटी हेड कम होगा। अच्छा यहां पे एरिया क्या है, कम, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। अगर ये वेलोसिटी हेड बढ़ गया है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कम, क्योंकि एनर्जी जितना इन होगी उतना ही, तो एक दूसरे में क्या होते हैं, कम ज्यादा खेलते रहते हैं, रहती क्या है, जितना इन होगी उतना आउट होगी। समझ, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर रहेगा ना। और थोड़ा सा मैं फील कराता हूं ताकि आपको हाइड्रो जो इससे पहले स्टैटिक्स पढ़ा है ना वो फील आ जाए। अच्छा ये मान लेते हैं, एक मिनट सुनना, ये फ्लूइड था जो ऐसे इन हो रहा था ऐसे आउट हो रहा था, इन और आउट हो। अगर फ्लूइड रेस्ट में आ जाए, किसमें आ जाए, रेस्ट में आ जाए, फ्लूइड रेस्ट में आ गया, फील करना, एक मिनट, फ्लूइड किस में आ गया, रेस्ट में। अगर रेस्ट में आ जाएगा तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर फ्लूइड किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो जाएगी। रेस्ट में क्या होगा, v1 और v2 क्या हो जाएगा, जीरो, v1 v2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, अगर रेस्ट में आ गया, P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस H1, और उधर क्या बचेगा, P2 बाई रो जी प्लस H2, यही बचेगा ना। इसको इधर ले आओ, इसको किधर ले आओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई, सॉरी इसको इधर ले गए हो ना, P2 बाई रो जी माइनस P1 बाई रो जी कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, P2 माइनस P1। अच्छा रो जी को इधर लेके चले आओ, तो रो जी H1 माइनस H2 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा H। अच्छा ये क्या बचेगा, डेल्टा P। आपने यही तो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो हाइड्रोस्टैटिक्स में यही तो पढ़ा है, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी H ना। ये कब है, जब फ्लूइड किस में हो, रेस्ट में हो, तो V1 और V2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, V1 और V2 जीरो हो जाएगा, तो यही तो आ रहा है? एक चीज आप देखो, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे एरिया क्या है, कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ी है तो ये दोनों कम भी होंगे। अगर मान लेते हैं ये दोनों की हाइट सेम है, हाइट क्या है, तो हाइट वाला टर्म छोड़ दो, हाइट वाला टर्म निकल गया। अगर यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हुआ, और यहां पे क्या है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्लियर रहेगा, क्लियर है, समझ गए ना बर्नौली, कर लो इसको।
हो गया ना। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करोगे तो फील आ जाएगी बर्नौली। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन एक बार देख लीजिए, ये आपको रटी रहनी चाहिए। एक ये वाला P डिवाइड बाई रो जी, ये किसके फॉर्म में है? हेड के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। अगर ये H है तो ये भी H है, बस ये वेलोसिटी की वजह से हेड है और ये प्रेशर की वजह। चलो इस पे आ जाओ, ये वाला P प्लस इतना रो जी एच, ये किसके फॉर्म में है? प्रेशर के फॉर्म। क्लियर रहेगा ना? ये प्रेशर किसकी वजह से है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ये प्रेशर किसकी वजह से? पोटेंशियल एनर्जी। ये हाँ थर्मोडायनेमिक प्रेशर कह सकते हो आप, या फ्लो एनर्जी की वजह से। क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो इसमें कंटिन्यूटी भी इन्वॉल्व होगी। वाटर इज फ्लोइंग, पहला वर्ड देखो वाटर। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए हॉज, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक मिनट, हाँ ये वाला, एक मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी भी यूज होगी और बर्नौली भी, आपको फील आ जाएगा क्या है। वाटर इन स्ट्रीम लाइन फ्लोज along a horizontal pipe with non-uniform cross section. Non-uniform cross section. At a point in the pipe where the area of cross section is इतना ना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है जहां पे वेलोसिटी इतना है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड द प्रेशर इज इतना, और इस पे प्रेशर इतना है। तीन डाटा दिया हुआ उस पॉइंट। द प्रेशर एट द अनदर पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर, मतलब दो एरिया है, एक ये है जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और ये वाला एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ठीक है, इसको पाइप बना लो। ये हो गई आपकी क्या? पाइप 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया एरिया, ये और ये। अब देखो यहां पे वेलोसिटी कितना दी हुई है? 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहां पे वेलोसिटी नहीं दी हुई है ना, देखो 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी नहीं दी हुई। यहां पे एक और चीज दी हुई है, यहां पे प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2000 पास्कल ना, यहां पे प्रेशर दिया हुआ है। यहां पे प्रेशर पूछ रहा है, यहां पे प्रेशर कितना? समझ आया? एक मिनट, ओए यहां पे दो चीजें पता नहीं है ना, एक वेलोसिटी नहीं पता और एक प्रेशर नहीं पता। तो वेलोसिटी का जुगाड़ कंटिन्यूटी से कर सकते हैं। एरिया इंटू वेलोसिटी, जितना इधर होगा एरिया इंटू वेलोसिटी उतना इधर होना चाहिए, यहां से आ जाएगा वेलोसिटी। समझ आ रही है ना? तो अब देखो एरिया को किस में बदल लो? सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, किस में बदल लो? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया। अच्छा बदलने की जरूरत नहीं है, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो तो इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट मत करो। एरिया कितना है बताइए? एरिया कितना है? 10, वेलोसिटी कितना है? 1, इज इक्वल टू एरिया कितना है? 5, वेलोसिटी पता करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई, कितना आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पता करना है? प्रेशर। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? बर्नौली। बर्नौली लगाते हैं। अच्छा सबसे पहले एक बात यहां से देखिए, दो फार्मूला है ना, कौन सा चूज करें? देखो कह रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल में क्या चीज सेम रहेगी? हाइट। हॉरिजॉन्टल में क्या चीज सेम रहेगी? हाइट। तो लगा दीजिए P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H1 बराबर होगा P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H2। ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो हाइट क्या है? हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी। तो H1 और H2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो यहां पे G क्या हो जाएगा? G क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा
एक मिनट, वेलोसिटी आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, वेलोसिटी आपको दी, इसको इधर लेके चले आओ, इसको किधर लेके चले, नहीं समझ आ रहा है, इसको P1 माइनस P2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रो। समझ आ रहा है, या तो आप वैल्यूज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वैल्यूज रख लो। P1 की वैल्यू कितना है, 2000 डिवाइड बाई डेंसिटी कितना, 1000 प्लस V1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 2 इज इक्वल टू P2 निकालना है, रो कितना 1000 प्लस V2 कितना 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सॉल्व करोगे P2 की वैल्यू जो आएगी वो 500 आएगी, कितना आएगी, 500 पर। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ठीक है, हो गया, चलो ये वाला देखो, एक मिनट समझना। द रीडिंग ऑफ ए मैनोमीटर, सुनो, द रीडिंग ऑफ ए मैनोमीटर फिटेड टू ए क्लोज टैप। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो ध्यान से। ये हो गया मैनोमीटर, ये हो गया मैनोमीटर, ना, ये हो गया मैनोमीटर। यहां पे क्या लगा हुआ है, पाइप। अच्छा देखिएगा, बर्नौली का यूज देखिएगा, यहां पे एक वॉल्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है, समझ आ रहा है। अब इसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कह रहा पहले केस में ये वॉल्व क्या था, क्लोज था। समझाने के लिए ये पिक्चर बनाई, ये वॉल्व क्या था, क्लोज था। अब क्लोज होने की वजह से इसमें प्रेशर जो दे, अच्छा मैनोमीटर क्या काम आता है, कल पढ़ाया है, प्रेशर देखने, प्रेशर कितना दिखा रहा है, इतना बता रहा है ना। जब टैप कैसा था तो यहां पे प्रेशर होगा, वही प्रेशर यहां पे दिखाएगा मैनोमीटर। तो अब देखिए, इसको ओपन कर दिया, वॉल्व को क्या कर दिया, ओपन, तो पानी चलने लगेगा। अच्छा पानी के पास वेलोसिटी आ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी बताया है, प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो चेंज होकर के ये आ गया, तो दो सिचुएशन हो गई ना। पहले वाल्व क्या था, क्लोज, एक सिचुएशन, फिर उसके बाद वाल्व क्या है, वो पहले वाल्व कैसा था, क्लोज, एक सिचुएशन, फिर क्या कर दिया, ओपन, दूसरी सिचुएशन। इन दो पे बर्नौली लगा सकते हो कि नहीं, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन पे। ध्यान से सुनना, कौन सा वाला लगाएंगे। अच्छा सेम पॉइंट है तो हाइट क्या रहेगी, सेम, तो ये वाला फार्मूला लगा दिए, P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H1 बराबर होगा P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस H2। अच्छा सेम पॉइंट है तो क्या रहेगा, सेम। अच्छा एक बात बताओ, जब वॉल क्लोज है तो आप खुद बताइए यहां पे कोई वेलोसिटी होगी, बंद है ना, पानी चल तो रहा नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V1 जीरो, V1 जीरो हो गया। अब बताइए प्रेशर पहली सिचुएशन, अच्छा इसको इधर ले आओ, जी भी क्या हो जाएगा, जी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हुए, इसको इधर ले आओ, तो P1 माइनस P2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रो, और इधर क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा P1 की वैल्यू कितना दी हुई है, 3.5, और P2 की वैल्यू कितना दी हुई है, 3 इंटू 10⁵, कितना बचेगा, 0.5 इंटू 10⁵। और डेंसिटी वाटर है ना, क्या चीज है, कहां दिया हुआ है, वाटर, वाटर की डेंसिटी कितना होती है, 10⁻³ V2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन उस पे देख लेते हैं, वो जो वर्ड मैंने बोला है वेलोसिटी हेड और प्रेशर है, ठीक। चलो अगला, एक क्वेश्चन इसका अच्छा वाला छोड़ देता हूं, वो कल करेंगे, ठीक है।
हाँ, उसको कल करेंगे। ये वाला देखिए, एक मिनट सुनना। एट व्हाट स्पीड द वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर इक्वल टू प्रेशर हेड। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर अपॉन 2g, और प्रेशर हेड P डिवाइड बाई रो जी। जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपसे क्या पूछा है? एक मिनट, ये हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है। जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपसे क्या पूछा है? स्पीड। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? रो। अच्छा ये बताओ, एक मिनट रुको, प्रेशर किसके फॉर्म में दिया हुआ है? किसके फॉर्म में? हाइट के फॉर्म में। वो भी कौन? मरकरी। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच ना। अच्छा, रो की वैल्यू कितना होगी? मरकरी है ना, मरकरी की कितना होती है? 13,600। वाटर की कितना ली जाती है? 1,000। जी की वैल्यू कितना? 10। और एच की वैल्यू कितना? 40 सेंटीमीटर है, तो किस में बदल लो? मीटर में। ये क्या आएगा? प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब मसला आता है डेंसिटी। डेंसिटी रखने में लड़का गलत कर देगा। ये यहां पे मरकरी की रखा है, तो यहां पे मरकरी की नहीं। कौन है ये? फ्लो कौन कर रहा है? वाटर। ये डेंसिटी वाटर की है, तो नीचे कितना होगा? 1,000 होगा। और 2, और प्रेशर यहां से उठा करके रख दोगे, आंसर आ जाए। समझ गए ना? देखो, बर्नौली में अभी पढ़ाया हूं। ये ये कौन सा हेड है? और ये कह रहा है दोनों इक्वल है। हाँ, वो कहाँ गया? हाँ, समझे? उसी की लैंग्वेज है, उसी पे क्वेश्चन। समझ गए? और यहाँ पे एक कमाल ये था कि ये डेंसिटी किसकी होती है बर्नौली में? जो फ्लूइड फ्लो करता है। और प्रेशर के लिए ये दिया हुआ था। ठीक, क्लियर है ना? चलो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला। द वेलोसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन हॉरिजॉन्टल पाइप इतना, जी की वैल्यू इतना। वेलोसिटी हेड पूछा है, तो वेलोसिटी हेड क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन 2g। वी की वैल्यू कितना है? 5। 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। 25 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 2.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1.25। और हेड है ना, तो हेड किस में होगा? मीटर। क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे? हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, बाकी इससे आगे कल देखेंगे। ठीक, ठीक है, थैंक यू। कर ले जाओगे ना?